नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, इतिहास कक्षा 6 का। इसमें हम पढ़ेंगे कि साम्राज्यों का उदय, उनका विकास और मगध कैसे साम्राज्य बना, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, किसने मगध को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और किसको जीत करके मगध के बाद मौर्य साम्राज्य बना। इन सब बातों को आज हम पढ़ेंगे कि मगध की संबंध में विशेष जानकारी लेते हुए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। तो भारतीय प्रायद्वीप में कई राज्यों में बंट गया था। उसके बाद 6वीं शताब्दी में ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़े हैं, उनकी हमें जानकारी मिलती है। उसमें मगध जो था वो बहुत अधिक सर्वशक्तिमान साम्राज्य माना जाता था। भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से मगध जो था वो बहुत अधिक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। मगध भारत का प्रथम साम्राज्य था। 4 से 6 ईस्वी पूर्व लगभग 200 वर्षों के काल में इसने ये उपलब्धि प्राप्त की थी। लगभग 200 वर्षों का समय लगा था इसको अपने क्षेत्र का विस्तार करने में। इसमें अनेक राजा आए, जिसमें से 3 वंश बहुत प्रमुख है। उनकी चर्चा हम पाठ के अंतिम प्रकरण में करेंगे। इसके बाद समझते हैं कि मगध ही क्यों ऐसा साम्राज्य बना कि जिसका भूभाग बहुत विस्तृत था, जो समृद्धि जिसकी बहुत थी और संपन्न था। इसके बहुत सारे कारण सामने आते हैं। उन कारणों को हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि मगध की सीमा उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसकी सीमा में अधिकांश जो थे वो जंगल थे, बहुत घने घने जंगल थे, जिसके कारण जो हाथी होते थे शत्रु सेना के, वो आसानी से मगध सेना की पकड़ में आ जाते थे और शत्रु सेना हाथियों के बिना युद्ध हार जाती थी। हाथी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मगध सेना हाथियों को पकड़ लेती थी, जिससे सामने वाला शत्रु जो होता था वो अपनी जंग हार जाता था। इसके बाद समझते हैं कि चारों ओर से गंगा और सोन नदी जो थी मगध की सीमा बनाती थी। गंगा और सोन नदी व्यापारिक नदियां थी। यहाँ जल यातायात होता था, जल की आपूर्ति होती थी इससे, और कृषि में भी बहुत ज्यादा ये उपयोगी सिद्ध होती थी। और शत्रु सेना आसानी से नदियों को पार करके मगध की सीमा में नहीं आ पाती थी। मगध के एक क्षेत्र में लोह खनिज भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से मगध की सेना को मजबूत हथियार दिए जाते थे। उनके जो कारीगर थे उनके पास बहुत मजबूत औजार होते थे, लोहे के औजार होते थे। इसके बाद बात करते हैं चौथे कारण की। तो पहले राजधानी मगध की गिरिब्रज थी, बाद में राजधानी इसकी पाटलिपुत्र बन गई। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि मगध की राजधानी पहले गिरिब्रज थी, बाद में राजगृही बन गई, लेकिन इसमें पाटलिपुत्र का नाम दिया हुआ है। दोनों शहर जो पाटलिपुत्र थे और गिरिब्रज थे, दोनों सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर। मगध की शासन व्यवस्था को हम समझते हैं कि मगध महाजनपद जो थे और पहले जो महाजनपद पाए जाते थे, उन सब की शासन व्यवस्था क्या थी। महाजनपद की शासन व्यवस्था इस प्रकार चलती थी। अधिकांश जो क्षेत्र आता था, अधिकांश महाजनपद जो थे वो राजतंत्र में चलते थे। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि अंतिम निर्णय राजा के पास ही होगा, उसके पास ही अधिकार होगा अंतिम निर्णय लेने का, और उसका निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। ये राजतंत्र की व्यवस्था थी। इसमें 4 राजतंत्र प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं: मगध राजतंत्र, काशी, कौशल और अवंती राजतंत्र। इसके बाद कुछ महाजनपदों में गण अथवा समूह काम करता था, जैसे वज्जी और मल्ल, जो कि महावीर और बुद्ध से संबंधित हैं। इनमें गण संघ होता था। इसके बाद इन दोनों जनपदों को गढ़ संघ कहा जाता था। इसमें अनेक शासक होते थे, हजारों लोग इसमें रहते थे, कभी कभी हजारों लोग ही शासक कहलाते थे। इसमें नियम ऐसे बनते थे कि अनेक अनेक गढ़ बनते थे, उसमें एक एक प्रतिनिधि चुनकर आपस में मीटिंग करते थे और वो फैसला करते थे कि कौन सा काम होना चाहिए और कौन सा काम नहीं होने चाहिए। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है कि गढ़ संघों की एकता के कारण उन पर जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास एकता की शक्ति होती है। यदि गुप्तचरों के माध्यम से इनमें फूट डालकर फूट डाली जाए, उसके बाद एक एक करके जीता जाए, तो एक यही नीति हो सकती है इन्हें जीतने की, अन्यथा कोई और नीति नहीं हो सकती है। गण मतलब समूह होता है और संघ मतलब होता है संगठन अथवा संस्था। इस प्रकार ये गण संघ पहले के साम्राज्यों में होते थे। मगध के कुछ प्रमुख शासक हुए हैं, जिनके 3 वंशों में हम इन्हें गिनते हैं। सबसे पहले हर्यंक वंश, इसमें 2 शासक आते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। दूसरा वंश हुआ है शिशुनाग वंश, इसमें राजा शिशुनाग का नाम प्रमुख रूप से आता है। और तीसरा हुआ है नंद वंश, इसमें महापद्मानंद का नाम आता है। उत्थान और समृद्धि, मगध की उत्थान और समृद्धि में राजा अजातशत्रु का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार को हम समझते हैं। मगध
के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य अथवा कौटिल्य इन्होंने की थी। इन्होंने इसे जमीन से उठाकर राजा के सिंहासन पर बैठाया था। राज्य इसका देख लेते हैं कि इसकी विस्तार सीमा कितनी अधिक थी। तो इसका राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान तक था, उत्तर में हिंदुकुश तक था और दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य इसका था। इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है इस साम्राज्य की? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिका नामक पुस्तक है। बहुत सारे स्रोत हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक राजा सेल्यूकस के, जो यूनानी राजा था सेल्यूकस, उसके राजदूत मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। उस इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक वर्णन है, अच्छा वर्णन है। इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा स्रोत क्या है? तो कौटिल्य, जो कि उनके सामने ये सब परिस्थितियां घटी तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। तीसरा स्रोत हमें मिलता है अशोक के शिलालेख और उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। और चौथा स्रोत है मौर्यकालीन सिक्के, जो कि भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब सिक्कों की बात चलते ही आहत सिक्कों का नाम सामने उभर कर आता है। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत मतलब ठोक पीट कर जिन्हें बनाया जाता है वो आहत सिक्के होते हैं। आहत कर मतलब जिन पर केवल चिन्ह अथवा प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? चूंकि उस समय का सबसे विस्तृत भूभाग मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था, तो इसका प्रशासन भी बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो चलता था वो 5-5 सदस्यीय टीम में चलता था। 5-5 लोगों की एक टीम बनती थी। ऐसी 6 टीमें बनी और उसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके 5 प्रमुख केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के, जिन्हें हम 5 स्तंभों के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहले पाटलिपुत्र, जो कि केंद्रीय राजधानी थी। फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी भी मौर्य साम्राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट मौर्यों ने मौर्य साम्राज्य के लोगों ने सड़कों और नदियों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसका फायदा ये हुआ कि जितना भी यातायात सड़कों और नदियों के माध्यम से होता था, उनके सुरक्षा के रूप में ये उनसे कर वसूल करते थे, नजराने लेने लगे थे और महंगे महंगे तोहफों के माध्यम से इन्हें नवाजा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि भारत का उत्तरी भाग कंबल के लिए और दक्षिणी भारत अपने सोने की खदानों और कीमती पत्थरों की खदानों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। चलिए अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। इतिहास में महान सम्राट अशोक का नाम आता है, जिसने सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से संदेश अपनी प्रजा को भिजवाए, वो थे सम्राट अशोक। अभिलेख इनके अधिकतर ब्राह्मी लिपि में होते थे। कुछ अभिलेख इनके अरामेइक लिपि में भी मिलते हैं और एक अभिलेख तो इनका ग्रीक लिपि में भी मिलता है। अभिलेख ज्यादातर प्राकृत भाषा, जो कि उस समय की जनभाषा कहलाती थी, उसमें होते थे और उत्तर पश्चिम में यूनानी भाषा में भी अभिलेख इनके प्राप्त होते हैं। राजस्थान में एक अभिलेख प्राप्त होता है बैराट, जयपुर में। इन्होंने बहुत अधिक जन कल्याण के लिए कार्यक्रम चला रखे थे, जिसमें सड़क निर्माण, सड़क के किनारे पेड़ लगाना, साम्राज्य का कुएं खुदवाना, फिर लोगों के लिए रास्तों में आरामगाह बनवाना, ये सब इनके जनकल्याणी कार्य थे। साम्राज्य इनका बहुत विशाल था, तो उस विशाल साम्राज्य में इनके विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग भी निवास करते थे। इनका मानना ये था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोग निवास करने के कारण लोगों में सद्भाव और एकता की भावना का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने धम्म महामात्र जो अधिकारी थे उनको नियुक्त किया। इनका काम ये होता था कि लोगों में धर्म शिक्षा को जागृत करें, धर्म की शिक्षा दें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। धम्म जो है वो पाली का शब्द है और पाली में इसका अर्थ होता है धर्म। इस प्रकार हमने सम्राट अशोक को समझा। इस प्रकार हमने संपूर्ण पाठ को बहुत आसानी से समझा मुख्य बिंदुओं के माध्यम से। अगले पाठ में हम बात करेंगे व्यापार, वाणिज्य और दूरगामी संबंध किसके कैसे थे, कहाँ कहाँ से रेशम मार्ग कैसा था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये क्या क्या व्यापार मार्ग थे पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के माध्यम से पूरे विश्व में कैसे व्यापार चलता था, भारत क्या निर्यात करता था और क्या आयात करता था, भारत के संबंध अपने सीमावर्ती देशों के साथ कैसे थे, इन सभी की जानकारी हम लेंगे अगले अध्याय में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।